हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। अच्छा, इसमें जो हम यहाँ पे सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं या जो डिवाइस जिस डिवाइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है उसका सारे का सारा जो मैकेनिज़्म है वो तीन जो कंपोनेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कंपोनेंट है कैपेसिटर, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है रेजिस्टर और थर्ड कंपोनेंट है इंडक्टर। और यहाँ पर इंडक्टर की एप्लीकेशन आ रही है, जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जिसका रोल है इंडक्टर का। अच्छा, अब इस डायग्राम को हम समझते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ये किस तरह से ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास दो सर्किट हैं, एक सर्किट है ए और दूसरा है सर्किट नंबर 2 या बी सर्किट। अच्छा, अब ये सिर्फ एक रफ उसका स्केच दिया गया है, ये एग्जैक्ट सर्किट इस तरह का नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है जी, ये लेट्स सपोज अगर हम जो सर्किट नंबर बी है इसको डिस्कस करते हैं। एक इसका ये वाला पार्ट है और एक इसका ये वाला पार्ट है। ये इस पार्ट के अंदर तो सर्किट लगा होता है। ठीक है जी, इस पार्ट के अंदर दो कंपोनेंट लगे होते हैं, एक इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर है। इसी तरह जो पार्ट ए है इस सर्किट का, उसके भी दो आगे फर्दर टू पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये दो आपस में कनेक्ट हैं, ये दो आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, इस पार्ट में जो सर्किट का जो ये वाला कंपोनेंट है या ये वाला पार्ट है, इसके अंदर सर्किट लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। ऑल्दो कि ये सारे का सारा सर्किट जो भी इतना मैकेनिज्म है ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि ये सर्किट काम किस तरह से करता है इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज़ करते हुए। हमारा मेन कंपोनेंट सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ है, जो हमने पिछली टॉपिक्स के अंदर जिनको स्टडी किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा जो ये वाला जो सर्किट का ये वाला पार्ट है, अगर आप इसके करीब कोई भी कंडक्टर लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टर की वजह से एक इसका एक और प्रिंसिपल है कि कंडक्टर की वजह से जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है। अभी हम इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, लेकिन एक जनरल पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं। जनरल पॉइंट ये है कि ये ज़ाहिरी बात है, अब जिस सर्किट के अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट किए गए हैं तो वो दोनों कंपोनेंट्स अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि अगर एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को कैपेसिटर और इंडक्टर या रजिस्टर में से गुजारा जाए तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना बिहेवियर होता है। अगर कैपेसिटर के अलॉन्ग गुजारा जाए तो उसका एक अपना बिहेवियर होगा अल्टरनेटिंग करंट का, और अगर इंडक्टर के अक्रॉस गुजारा जाए, इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट को गुजारा जाए तो उसका अपना बिहेवियर होगा, और अगर रजिस्टर में से गुजारा जाए तो उसका अपना बिहेवियर होगा। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं, कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है और दूसरा इंडक्टर कनेक्ट किया गया है। अब अगर अल्टरनेटिंग करंट को इन दोनों कंपोनेंट्स से गुजारा जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट्स अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी पिछले टॉपिक्स में कि कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा और इंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा अल्टरनेटिंग करंट के गुजरने से। तो अब यहाँ पे आप ये अज्यूम कीजिएगा, ये आप इसको इमेजिन करें कि ये जो सर्किट है इसमें से जब अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करते हैं। मतलब ये फिजिकली ऑसिलेट नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं होना शुरू हो जाते। इसका ये मतलब है कि जो उनका वर्किंग मैकेनिज़्म है उसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है कि वो ग्राफ ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से बनता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का। तो डैट मीन्स कि ये अपनी अपनी का सर्टन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं अगर इंडक्टर और कैपेसिटर में से करंट गुजारा जाए तो। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सर्किट भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा और ये सर्किट भी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। आपकी बुक के अंदर जो सर्किट ए है उसकी फ्रीक्वेंसी को एफ ओ ए कहा गया है, और जो सर्किट नंबर बी है जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो कंबाइंड बिहेवियर है उसकी फ्रीक्वेंसी को उसने एफ ओ पी कहा है। ठीक है, ये दोनों सर्किट्स अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई भी कंडक्टर या मेटल वगैरह इस सर्किट के करीब नहीं लाई जाती, या नॉर्मल कोई भी सिचुएशन है तो उसमें क्या होता है, ये दोनों जो सर्किट्स हैं ये एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करते हैं, और उसकी वजह से अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी और इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट के अंदर भेजी जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स लगा होता है, सर्किट मतलब सर्किट ही लगा होता है। ठीक है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी इस बॉक्स के अंदर भेजी जाती है। अब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस ना हो तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है।
सर्किट बी की फ्रीक्वेंसी और सर्किट ए की फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज में कोई भी डिफरेंस ना हो तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। बीट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर लें कि सर्किट बी की फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा किस वजह से हुई है? ज़्यादा इस वजह से हुई है कि कोई भी कंडक्टर है, कोई मेटल है, कोई गन है या कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, आप इसके करीब लेके आते हैं, ठीक है, इस सर्किट के। तो क्या होगा, जो सर्किट बी है इसकी फ्रीक्वेंसी मेटल या कंडक्टर की मौजूदगी में थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि लेट्स सपोज कोई भी आप कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसको आप इस सर्किट के करीब लेके आते हैं, इस सर्किट के करीब या इस सर्किट के करीब। अच्छा, अगर आप इस सर्किट के करीब लेके आ रहे हैं, ये तो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी उस कंडक्टर की मौजूदगी की वजह से रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम क्यों होती है फ्रीक्वेंसी? अब इसकी जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को इस सर्किट के करीब लेके आएंगे तो इसकी इंडक्टेंस कम या ज़्यादा होगी, इसकी इंडक्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, और इंडक्टेंस पे जो फ़र्क पड़ेगा उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वो नेक्स्ट पेज में मैं फार्मूला लिखा हुआ है और वहाँ से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इंडक्टेंस के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है। बल्कि यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। एफ इज इक्वल 1/2 पाई 1/LC। ये फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, अब किसी भी चीज़ को, कंडक्टर को आप इस सर्किट के करीब लेके आएंगे तो उसकी इंडक्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि इंडक्टेंस यहाँ कम होगी या ज़्यादा होगी, तो जो भी इंडक्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब लेट्स सपोज इसकी जो इंडक्टेंस है, मिसाल के तौर पर इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, तो इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। अब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी वही है। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस जब इस सर्किट के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पर एक बीट क्रिएट होगी, बीट प्रोड्यूस होगी। बीट किसे कहते हैं? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको बीट हम कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो बीट है, आगे यहाँ पे स्पीकर लगा होता है, ये जो बीट आगे इस सर्किट को ट्रांसफ़र की जाएगी, यहाँ पे स्पीकर लगा होता है, वो बीप साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपने भी देखा होगा कि बैंक के बाहर या कोई भी और कोई बिल्डिंग है उसमें एंटर होते वक्त आपको एक स्कैनर से गुजारा जाता है। बेसिकली ये वही स्कैनर है। अगर आपके पास कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कोई गन है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो जो एक पर्टिकुलर कंडक्टर से बनी हुई है, ठीक है, तो जब उसके अंदर से गुजरेगी तो एक बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है या कोई पर्टिकुलर कंडक्टर ऐसा है तो ये जो स्पीकर है उसकी एक पर्टिकुलर आपको आवाज़ सुनाई देगी जिसको हम बीप कहते हैं। तो बेसिकली इंडक्टर का यहाँ पे ये वाला सिर्फ रोल है। मतलब इस सारे टॉपिक को मैं समराइज़ कर देता हूँ कि जो इंडक्टर इस सर्किट के अंदर यूज़ किया गया है उसका सिर्फ इतना सा करैक्टर है, इतना सा रोल है कि जब किसी भी कंडक्टर को इंडक्टर के करीब लेके आया जाता है तो उसकी इंडक्टेंस इफेक्ट होती है, उसकी इंडक्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। तो इंडक्टेंस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से ज़ाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से क्या होगा? दोनों फ्रीक्वेंसी के अंदर का डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, और वो डिफरेंस आगे स्पीकर को भेजा जाएगा या बीट फ्रीक्वेंसी स्पीकर को भेजी जाएगी तो हमें एक बीप सुनाई देगी, ठीक है जी। अब ये मैंने लिखा हुआ है जो डेल्टा एफ इज़ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम बीट कह रहे हैं, अब वो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये आगे इस स्पीकर को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है जी। ये जो बीट है, ये जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, वो स्पीकर को प्रोवाइड किया जाएगा और स्पीकर में मतलब एक पर्टिकुलर आपको आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पे ये टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये डायग्राम को देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये वैसे अब फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में सारा मैकेनिज्म मौजूद है कि बीट फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी सोर्स है, ऑसिलेटिंग सोर्स, या उसमें से किसी पर्टिकुलर काइंड की ना फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, या ये वेव को समझ लें करंट की वेव है या वोल्टेज की है, साउंड की है, कोई भी, बस आप ये समझ लें कोई भी ऑसिलेटिंग सोर्स है और उसकी वेव इस तरह से बन रही है। ये सोर्स ए है और ये सोर्स बी है। अगर ये दोनों वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करती रहेंगी, एक ही वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से, तो इनमें किसी भी किस्म का फेज़ डिफरेंस पैदा नहीं होगा, ठीक है।
किसी भी किस्म का कोई भी फेस डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो लिहाजा ये इनके अंदर आवाज़ भी कोई सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एक जो ये वाला सोर्स है इसका है ए प्राइम, ठीक है, और एक और सोर्स है ये है बी प्राइम। अच्छा, अब ये देखिएगा ए प्राइम जो सोर्स एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, उसकी वेव कुछ इस तरह से बन रही है, और जो सोर्स बी है उसकी वेव कुछ, उसकी जो वेव है, वेव फॉर्म, वो कुछ इस तरह से बन रही है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी देखिएगा पीक यहाँ, इसकी जो लोअर पीक है वो यहाँ पे आ रही है, और इसकी लोअर पीक यहाँ पे आ रही है। दोनों के अंदर डिफरेंस है एक, ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों का, ये दोनों के अंदर इतना डिफरेंस है। तो आप ये समझ लीजिए जो ये वाली पीक है ये थोड़ी सी पीछे है और ये वाली पीक थोड़ी सी आगे है, तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं फेस डिफरेंस विल एग्जिस्ट, कि इन दोनों पीक्स के अंदर फेस डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और फेस डिफरेंस के एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। बीट्स किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से। तो बीट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये था प्रिंसिपल मेटल डिटेक्टर का, इस तरह से मेटल्स जो हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने नाम शायद पहली दफ़ा सुना हो, चोक। अच्छा, चोक किसे कहते हैं कि चोक बेसिकली ये सिर्फ एक नाम का डिफरेंस है, बाकी तो आप लोगों ने इसका मैकेनिज़्म जानते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी आयरन कोर है, ठीक है जी, कोई लोहे की रॉड है या कोई भी पीस है आयरन का सिलेंड्रिकल शेप में, इसके ऊपर आपने कॉपर की थिक वायर इस तरह से रैप की हुई है ये। अब इस डिवाइस को हम चोक कहते हैं, ठीक है, ये जो डिवाइस है इसको हम चोक कहते हैं, और इसका फंक्शन ये है, मतलब इस सारे प्रोसेस का पर्पस ये है कि हम थिक जो कॉपर वायर है वो इस आयरन सिलेंडर के ऊपर रैप क्यों करते हैं। आयरन सिलेंडर और ये है जी कॉपर वायर। ये कॉपर वायर रैप इसलिए करते हैं कि ये जो डिवाइस है इसको बेसिकली हम इंडक्टर ही कहते हैं, और इसका इंडक्टर का जो एक्चुअल शेप होती है वो इसी तरह की होती है। तो कोई भी कंडक्टर लेके आप मतलब आयरन लेके जो कि सिलेंड्रिकल शेप में, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप में इसलिए कहते हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो वायर है वो बड़ी आसानी के साथ रैप की जा सकती है, लपेटी जा सकती है, ठीक है जी। तो इसी तरह एक सिलेंड्रिकल शेप में आपने कोई भी कंडक्टर लेना है या कोई आयरन रॉड लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से थिक कॉपर वायर की रैपिंग कर देनी है। तो इस डिवाइस को हम इंडक्टर कहेंगे या चोक भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन ये होता है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है जी, कि सर्किट के अंदर इस जो डिवाइस है इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। इसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है, कि मतलब जितना आपने अल्टरनेटिंग करंट उसको प्रोवाइड की उसमें से कुछ जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिड्यूस ज़रूर होगी, कंज्यूम ज़रूर होगी, लेकिन ज़्यादा जो करंट है वो उसकी कंजम्पशन नहीं होती। तो इसलिए इसको इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। तो इस डिवाइस सारी की सारी डिवाइस को चोक कहते हैं, ठीक है। और इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई इसका पर्पस नहीं है, मतलब पर्पस इस सेंस में कि मतलब जिस तरह का इसका नाम है इसका सिर्फ फंक्शन इतना सा है कि ये एक आयरन सिलेंडर के ऊपर हम कॉपर की वायर रैप कर देते हैं और इस डिवाइस को हम चोक कहते हैं। और इसका काम यह है कि रेजिस्टेंस जब हम सर्किट के अंदर इस डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, और रेजिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो मिनिमम होती है, क्योंकि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फार्मूला होता है इसका पावर का। तो ज़ाहिर बात है जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, जो रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन है चोक की। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है EM या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके अंदर कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, सारी तकरीबन थ्योरीज ही हैं, ठीक है। और थ्योरी भी आसान, मतलब छोटी शॉर्ट फॉर्म के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में है। तो ये सिर्फ इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझने वाला है, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है। अच्छा, EM वेव्स, EMs कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपने थोड़ा सा रिकॉल करें फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को, चैप्टर नंबर 8 को। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो वेव्स हैं उनकी जो बेसिक काइंड्स हैं वो दो होती हैं।
एक मैकेनिकल वेव्स और जो सेकंड टाइप है वो है ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको हमने ये फिर डेफिनेशन देखी थी कि मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहते हैं कि जिनको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। साउंड वेव्स को पास होने के लिए एयर की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए रूम के अंदर तो साउंड वेव्स पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसके बाद दूसरी आप ये कह सकते हैं कि पानी में जो लहरें या वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि उनको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम क्या है, वो वाटर है। अगर आप पानी निकाल देंगे तो वो लहरें ज़ाहिर सी बात है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकेंगी। तो इस या रस्सी के अंदर भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इन ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं सारी की सारी ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है, और उनको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मीडियम प्रोवाइड ना करें तो वेव्स पास नहीं हो सकती। इसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप है वेव्स की। अब कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड टाइप इस सेंस में है कि इसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स जो है इन्वॉल्व है। उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई। जितना भी उसकी इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स से, सिर्फ एक जनरल सिनारियो पेश किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ आप ये भी याद रखें कि ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट की बात करते हैं तो ये सबको पता है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक किस्म है। तो अगर आप लाइट के बारे में देखें तो लाइट को किसी भी मीडियम कहीं से भी पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर मीडियम हो वो लाइट तब भी गुजर जाती है, अगर मीडियम ना हो तो लाइट तब भी गुजर जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि सनलाइट से, जो सूरज से सनलाइट हम तक पहुंच रही है, ठीक है, सूरज से रोशनी हम तक पहुंच रही है तो वो स्पेस से एंटर होते हुए ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। तो यहाँ स्पेस के अंदर कोई इस तरह का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि हम जिस तरह ज़मीन के ऊपर एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है, ज़मीन के अंदर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक सर्टन लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो वहाँ से भी गुजर आती है। इसके बाद जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं वहाँ पर इससे भी पास होकर हम तक पहुँच रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, अगर उसके रास्ते में कोई अब चीज़ रख दें, ग्लास रख दें या कोई भी और कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो जो लाइट वेव्स हैं वो डेफिनेटली उसमें से भी पास हो जाएंगी। तो इसका ये मतलब है जो लाइट वेव्स हैं ये किसी मीडियम से भी पास हो सकती हैं, और मीडियम अगर ना हो तो तब भी पास हो जाती हैं। इसलिए इनको हम कैटेगराइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसकी रीज़न आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। उसने 1864 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे वो काम कर रहा था। तो उसने एक रिज़ल्ट निकाला, ठीक है। वो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे 3 लाइनों में लिखा है, और इसी रिज़ल्ट के इर्द गिर्द हमारा सारा टॉपिक जो है वो घूम रहा है। अच्छा, उसने ये हमें बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अगर आप इस सेंटेंस को दोबारा से देखें, दोबारा पढ़ें, तो इस सेंटेंस के अंदर एक बड़ी पर्टिकुलर किस्म की सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री का ये मतलब है, अब यहाँ पे देखिएगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है जी, क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। और फिर अगला सेंटेंस क्या है, एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर सेकंड वो अपने पार्ट में ये डिस्कस करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये बड़ी पर्टिकुलर किस्म की सिमेट्री है, और इसको दोबारा से मैं एक दफ़ा ये आप लोगों के सामने रिवाइज़ कर देता हूँ कि उसने ये हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये आपस में बड़ी स्ट्रांगली
को रिलेट करती हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये उसका पोस्टुलेट था, और जिस पे सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काम करती है। अच्छा, आगे एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये कहा गया है कि ये डायग्राम को सिर्फ एग्जांपल देने के लिए है, ये रियलिटी के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए है। लेट्स सपोज है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल शेप में अंदर से खाली है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों का जो रेडियस है, ये इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसका रेडियस कम है, और उसका रेडियस ज़्यादा है इस ऑब्जेक्ट का। जो इनर सिलेंडर है, जिसको हमने ए और बी के नाम से कहा, ये अंदर है, और दूसरा जो है ये बाहर है, सी और डी। अच्छा, अब अगर आप अज्यूम करें जो ये वाला सिलेंडर है ए और बी, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फाई बी, मतलब मैग्नेट या चेंज इन फाई भी लिख लेते हैं। चेंज इन फाई बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस सिलेंडर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और जो बाहर है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सारे का सारा वैसा कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स अपना बार बार चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से बाहर क्या हो रहा है, जो बाहर वाला सिलेंडर है सी और डी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो यहाँ पे अगर कोई और हम कोई इसको सिलेंडर को इसके बाहर रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर अगर हम बार बार चेंज करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो इसी तरह ये दोनों जो फील्ड्स हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो ये दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और इन्हीं दोनों फील्ड्स के मिलने से एक वेव पैदा होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब हमारी जो सनलाइट है, इसके भी दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और सबसे पहले जब इसकी स्पीड मेजर की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आई, ठीक है जी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों की स्पीड जब मैक्सवेल ने मेजर की, तो वो इसी के इक्वल आई, 3, इसी कांस्टेंट के इक्वल आई, सी के, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिर उसने कहा मैक्सवेल ने, जो लाइट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही एक किस्म है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। फिर हमें बाद में ये भी पता चला कि जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो बाद में हमें इस चीज़ का भी पता चला कि जो लाइट है, इसके वाकई दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी। अब इसकी हम थोड़ी शेप पे बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, मतलब ऊपर और नीचे इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। लेकिन जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस एक्सिस में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसी डायग्राम को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक्सिस, जिस तरह एक ये यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा ये यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हम बेसिकली हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्पेस के अंदर है ये। अब जाहिर बात हम स्पेस के अंदर तो उसको नहीं इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक ये वाला एक्सिस है, एक ये वाला एक्सिस है, और एक ये वाला एक्सिस है। तो इसी तरह जो ये वाई एक्सिस है, इस पे इस तरह से इसके साथ ये फील्ड बन रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से पेज के ऊपर बन रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से मतलब स्पेस के अंदर,
तो इसी तरह ये दोनों फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, इसका ये मतलब है कि अब ये देखिए जो ये वाला पार्ट है ये पेज के अंदर की जानब है, ठीक है, जो ये वाला सिर्फ पार्ट ही पेज के अंदर, और ये वाला पार्ट पेज से बाहर की जानिब है। तो इसका कुछ इस तरह से शेप होती है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये बिल्कुल एक वेव की तरह ये बिहेव करता है, ये सारे का सारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इनकी वेवलेंथ होती है। इसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरेज और गैमा रेडिएशंस। ये हमारे पास कुछ इस तरह से पर्टिकुलर की पार्टीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये इनका जो वेवलेंथ है उसका ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम है, कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, माइक्रोवेव्स की उससे कम है, लेकिन इससे ज़्यादा है इंफ्रारेड से, फिर इसकी आएगी, फिर इसका ऑर्डर आएगा, फिर उसका आएगा, और सबसे कम एक्सरेज की आती है वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन बनता है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एक्सरेज की बात करते हैं। एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे कम है, फिर उससे कम है। इसी तरह जो रेडियो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अब इसका पता हमें किस तरह से चल रहा है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन कुछ इस तरह से है कि हमें पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका क्या फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ मतलब स्पीड ऑफ साउंड का भी वैसे ही फार्मूला होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी वेलोसिटी हम किस तरह से मेजर करते हैं, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ये रिलेशन होता है। ठीक है जी, तो v इज इक्वल एफ लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने तो कांस्टेंट रहना है वेलोसिटी ने। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी रेडिएशंस हैं इनकी स्पीड सेम रहती है। फ़र्क कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये लेट्स सपोज हम बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की। और इसके बाद अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स में क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसीलिए जो प्रोडक्ट है दोनों का, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं। तो इस तरह से इनका रिलेशन होता है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का आप लोग सिर्फ ये याद रख लीजिए, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो साथ ही आप लोगों का लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।